तैयार होकर सज धज कर गांव की गलियों से बिना सिर ढके फोन पर जोर जोर से हंसते हुए निकल गई। गांव के लोग उसे देखकर कानाफूसी कर रहे थे, जो दीनानाथ जी के लिए किसी जहर से कम नहीं था। रामपुर गांव के सबसे सम्मानित बुजुर्ग पंडित दीनानाथ का घर हमेशा खुशहाल रहता था, लेकिन जब से उनके छोटे बेटे आकाश की शादी पल्लवी से हुई थी, घर की शांति जैसे कहीं खो गई थी। पल्लवी सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसका व्यवहार बेशर्मी की हदें पार कर जाता था। उसे ना बड़ों का लिहाज था और ना ही घर की मर्यादा की परवाह। सुबह के 8 बज चुके थे। दीनानाथ जी पूजा करके बाहर आए और अपनी बहू को आवाज दी। पल्लवी अभी अभी सोकर उठी थी और बिना नहाए बिखरे बालों के साथ बरामदे में आकर सोफे पर बैठ गई। बहू, सूरज सिर पर आ गया है, घर में मेहमान आने वाले हैं और तुमने अभी तक रसोई की चौखट भी नहीं छुई। बाबूजी, मुझे नींद आ रही थी तो सो गई, और मेहमान आ रहे हैं तो क्या मैं अपनी नींद खराब करूं? जिसे चाय पीनी है खुद बना ले। तभी आकाश, पल्लवी का पति, कमरे से बाहर आया। उसे अपनी पत्नी का ये लहजा बहुत चुभता था। पल्लवी, ये क्या तरीका है बाबूजी से बात करने का? कम से कम पल्लू तो सर पर रख लो, बाहर से लोग देख रहे हैं। अरे आकाश, तुम भी ना, ये पल्लू वल्लू पुराने जमाने की बातें हैं। मैं यहाँ घुट घुट कर नहीं रह सकती। और हाँ, आज दोपहर को मैं सहेलियों के साथ शहर जा रही हूँ। खाना तुम लोग देख लेना। क्या? अरे हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं और तुम बाहर जा रही हो, फिर घर में खाना कौन बनाएगा? मैं क्या कोई इस घर की नौकरानी हूँ जो यहाँ सबका खाना बनाऊं? वो है ना इनकी बड़ी बहू, वही करेगी ये सब। मैं तो जाऊंगी। घर की बड़ी बहू सुमित्रा, जो दिन भर मेहनत करती थी, पल्लवी के पास गई। सुमित्रा की आंखों में थकान थी और मन में ममता। सुमित्रा, छोटी, आज माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। कम से कम उनके पास बैठकर उनका सिर दबा देती। गांव में लोग बातें कर रहे हैं कि दीनानाथ जी की छोटी बहू को किसी की परवाह नहीं है। दीदी, अपनी ये नसीहतें अपने पास रखिए। मैं कोई नौकरानी बनकर इस घर में नहीं आई हूँ। माँ जी की तबीयत खराब है तो डॉक्टर बुलाओ, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? और लोग क्या कहते हैं, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर पल्लवी ने जोर से दरवाजा पटका और तैयार होकर सज धज कर गांव की गलियों से बिना सिर ढके फोन पर जोर जोर से हंसते हुए निकल गई। गांव के लोग उसे देखकर कानाफूसी कर रहे थे, जो दीनानाथ जी के लिए किसी जहर से कम नहीं था। अरे सुखिया, देख, इस पंडित की तो सब इज्जत चली गई। इसकी बहू तो देख, घर कैसा संस्कारी, और बहू बेशर्म। हाँ भाई, अब तो पंडित बाहर भी निकलने के काबिल नहीं है। गांव में इतनी सारी बहू है, लेकिन इसकी बहू तो सब पर भारी है। जाने दो, हमें क्या है। चल अब हम भी जाते हैं, हमें भी बहुत काम है ना। दोनों ऐसा कहकर काम करने जाते हैं। शाम को जब पल्लवी लौटी तो घर का माहौल बदला हुआ था। दीनानाथ जी आंगन में बैठे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। आज पल्लवी ने गांव के चौराहे पर कुछ लड़कों के साथ खड़े होकर हंसी मजाक किया था, जो उस दौर के उस गांव में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। बहू, आज तुमने इस घर की पगड़ी उछाल दी। हमारे खानदान की बहू कभी बीच चौराहे पर इस तरह तमाशा नहीं बनी। बाबूजी, तमाशा मैंने नहीं, आपकी इस पिछड़ी सोच ने बनाया है। मुझे आजादी पसंद है, और अगर आपको बुरा लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बस पल्लवी, बहुत हो गया। मर्यादा का मतलब गुलामी नहीं होता, सम्मान होता है। आज तुमने बाबूजी का सिर झुका दिया। तो छोड़ दो मुझे, मैं चली जाती हूँ अपने शहर। तभी बीमार माँ जी, जो अब तक खामोश थी, दीवार पकड़कर बाहर आई। उन्होंने पल्लवी का हाथ पकड़ा।
उनकी कांपती हुई आवाज में एक अजीब सा दर्द था। पल्लवी बेटा, हम तुझे बांधना नहीं चाहते, पर क्या तुझे पता है कि जब तू छोटी थी और तेरी माँ गुजरी थी तो तेरे पिता ने मुझे वचन दिया था कि उनकी बेटी इस घर में रानी बनकर रहेगी। क्या रानी अपनी प्रजा का अपमान करती है? बेटा, बेशर्मी और बहादुरी में फ़र्क होता है। जो अपनों को रुला दे वो आज़ादी नहीं, वो अहंकार है। पल्लवी ने पहली बार माँ जी की आंखों में वो खालीपन देखा। उसे याद आया कि कैसे उसकी अपनी माँ ने उसे सिखाया था कि संस्कार ही इंसान की असली पहचान होते हैं। पल्लवी का अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगा। उसे अपनी उन हरकतों पर शर्म आने लगी जिन्हें वो अब तक आधुनिकता समझ रही थी। उसने देखा कि उसके ससुर, जो गांव के मुखिया थे, आज अपनी ही बहू की वजह से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। पल्लवी के अंदर का गुस्सा शांत हो गया। उसने धीरे से अपना पल्लू सर पर रखा और झुककर बाबूजी के पैर छुए। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी आजादी के नशे में ये भूल गई थी कि घर रिश्तों से चलता है, जिद से नहीं। मैं इस घर को तोड़ना नहीं, जोड़ना चाहती हूँ। पूरे घर में सन्नाटा छा गया, पर यह सन्नाटा सुकून भरा था। दीनानाथ जी ने पल्लवी के सिर पर हाथ रखा। गलती करना इंसान का काम है बहू, लेकिन उसे मान लेना बड़प्पन है। उस दिन के बाद रामपुर के उस घर में फिर से खुशियां लौट आईं। पल्लवी अब भी आधुनिक थी, लेकिन अब उसके पास संस्कारों का कवच भी था। पल्लवी के मन में आए इस बदलाव ने पूरे घर को हैरान कर दिया था, लेकिन गांव वालों के मन में पल्लवी की छवि अभी भी एक बेशर्म बहू की ही थी। पल्लवी जानती थी कि सम्मान कमाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आप उसे एक बार खो चुके हों। पल्लवी के व्यवहार में बदलाव तो आ गया था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। गांव की औरतें अब भी जब उसे देखती तो ताने मारना नहीं छोड़ती थी। अगले दिन सोमवार था। पल्लवी ने तय किया कि वो माँ जी के साथ गांव के शिव मंदिर जाएगी। उसने एक सादी सूती साड़ी पहनी थी और सलीके से सिर ढका हुआ था। जब वो मंदिर पहुंची तो वहां गांव की कुछ महिलाएं बैठी थीं। अरे देखो, आज सूरज कहाँ से निकला है। कल तक जो मेम साहिब बनकर घूमती थी, आज सती सावित्री बनी हुई है। क्यों बहू, अब क्या नया नाटक शुरू किया है? पल्लवी को गुस्सा तो बहुत आया। उसके पुराने स्वभाव के हिसाब से उसे पलटकर जवाब देना चाहिए था, लेकिन उसने रुककर गहरी सांस ली। काकी, नाटक नहीं कर रही, बस कोशिश कर रही हूँ कि जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं उन्हें सुधार सकूं। इंसान ही तो हूँ, गलती हो गई। महिलाओं को उम्मीद नहीं थी कि पल्लवी इतनी नम्रता से जवाब देगी। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। दोपहर को घर पर पल्लवी के मायके से उसके कुछ पुराने दोस्त बिना बताए आ गए। वे उसी पुराने बिंदास मिजाज के थे। उन्होंने आते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। अरे पल्लवी, ये क्या हुलिया बना रखा है? और ये गांव का सन्नाटा। चलो कहीं बाहर चलते हैं, पार्टी करते हैं। दीनानाथ जी बरामदे में बैठे ये सब देख रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं पल्लवी फिर से पुराने रास्ते पर न चल पड़े। पल्लवी बाहर आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गंभीरता थी। रोहन, तुम लोग आए, अच्छा लगा, पर अब मैं वो पल्लवी नहीं रही जिसे तुम जानते थे। ये मेरा घर है और यहाँ के कुछ नियम हैं। अगर तुम चाय नाश्ता करना चाहते हो तो बैठो, पर शोर शराबा यहाँ नहीं चलेगा। अरे यार, तू तो बोर हो गई है। छोड़ ये बुढ़े पुराने ख्याल और हमारे साथ चल। आकाश कमरे से बाहर आने ही वाला था कि पल्लवी ने खुद मोर्चा संभाला। रोहन, जिस बुढ़े ख्याल की तुम बात कर रहे हो वो मेरे ससुर जी हैं और मेरे पिता समान हैं। अगर तुम उनका सम्मान नहीं कर सकते तो यहाँ से जा सकते हो। मेरी आजादी अपनों का अपमान करने में नहीं है। पल्लवी के दोस्त सन्न रह गए और चुपचाप वहां से चले गए।
दीनानाथ जी की आंखों में गर्व की चमक आ गई। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनकी बहू अब वाकई इस घर की ढाल बन रही है। गांव में एक विवाद खड़ा हो गया। गांव के एक गरीब किसान की बेटी पर किसी ने गलत इल्जाम लगाया था और पंचायत उसे गांव से बाहर निकालने का फैसला सुनाने वाली थी। दीनानाथ जी पंचायत के मुखिया थे, पर वे धर्म संकट में थे क्योंकि सबूत लड़की के खिलाफ थे। पल्लवी को जब पता चला कि लड़की बेगुनाह है और उसे फंसाया जा रहा है, तो उसने चुप रहने के बजाय कुछ करने की ठानी। वह सीधे पंचायत में पहुंच गई। मुखिया जी, ये बहू यहाँ क्या कर रही है? औरतों का पंचायत में क्या काम? काम है जब एक बेगुनाह का अपमान हो रहा हो। बाबूजी, मेरे पास सबूत है कि जिस समय का ये वाकया बताया जा रहा है, वो लड़की स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी। ये रहे उस स्कूल के रजिस्टर और प्रिंसिपल का बयान। पल्लवी ने शहर से अपनी पुरानी जान पहचान का इस्तेमाल कर वो कागजात मंगवाए थे। पंचायत में सन्नाटा छा गया। उस लड़की की जान और इज्जत दोनों बच गई। गांव के वो लोग जो कल तक पल्लवी को बेशरम कहते थे, आज उसकी समझदारी के कायल हो गए। रात को खाने की मेज पर पूरा परिवार साथ बैठा था। सुमित्रा दीदी ने आज पल्लवी की पसंद का खाना बनाया था। पल्लवी, आज तुमने जो किया उससे ना सिर्फ एक घर बचा, बल्कि बाबूजी का मान भी बढ़ गया। बहू, मैं गलत था। मैं सोचता था कि तू इस घर के लायक नहीं है, पर आज तूने साबित कर दिया कि संस्कार सिर्फ कपड़ों या चुप रहने में नहीं होते। संस्कार सही समय पर सही स्टैंड लेने में होते हैं। तू इस घर की बहू नहीं, बेटी है। पल्लवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने माँ जी की गोद में सिर रख दिया। जो सुकून उसे आज अपनों के बीच मिल रहा था, वो शहर की किसी भी पार्टी या तथाकथित आजादी में नहीं था। रामपुर गांव में अब पल्लवी बेशरम बहू नहीं, बल्कि सबसे समझदार बहू के नाम से जानी जाती थी।